हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पे देखो फलन दिया गया है 1 बटा में x की घात 4 माइनस में a की घात 4 और इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, हर एक फलन के अवकलन या समाकलन के लिए एक निश्चित तरीका निर्धारित होता है और वो तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा फल फलन का समाकलन, फलन का समाकलन। अब देखो आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन कैसे होगा। सबसे पहली शर्त ये है कि जो अंश में बहुपद है और हर में बहुपद है, तो अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से कम होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे कुछ सूत्र भी बता देता हूँ। सबसे पहले एक सर्वसमीका होती है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर हो जाती है ए माइनस में बी गुणा में ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं, ए प्लस बी आएगा। अब उसके बाद में देखो एक और हम लोग लिख देते हैं समाकलन का सूत्र। समाकलन का सूत्र अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब आता है, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बन जाता है 1/a गुणा में tan इनवर्स एक्स बटा में ए। ठीक है, और प्लस एक अचर पद भी आ जाता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब उसके बाद में देखो जब भी हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन, तो ये बन जाता है 1/2a और गुणा में ln, और यहाँ पे मापांक में आएगा x माइनस ए बटा में x प्लस ए और प्लस में एक अचर पद, चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब देखो इसका आगे हम लोग आंशिक भिन्नों में वियोजन करते हैं। पहले तो जो अपने पास समाकलन है, इस पूरे को मैं i के बराबर मान लेता हूँ और इसको दो भागों में तोड़ लेता हूँ। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब देखिए जब भी मेरे पास अपने गुणनखंड पूरे घात एक के रूप में बन जाए तो हम लोग केवल ऊपर अचर को लेते हैं, लेकिन जब घात एक से ज्यादा आ जाए तब हम अचर के साथ एक चर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी कहने का तात्पर्य ये है कि जो अंश का बहुपद है वो हर के बहुपद से कम होना चाहिए। तो घात 2 से कम एक घात का बहुपद भी होगा और अचर बहुपद भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं। इसके नीचे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इसी तरह प्लस में सी एक्स प्लस डी ले लेते हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, इसको मैं यहीं पे लेके चलता हूँ और ये हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आंशिक भिन्नों में वियोजन कर रहे हैं। तो किसका कर रहे हैं, ये फलन है किसके बराबर, 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग आंशिक भिन्नों में वियोजन कर रहे हैं। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये गुणा हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, और इसी तरह सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी ये गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर की। और नीचे आप देख सकते हो कि इसका हर भी समान बनेगा इसके हर के बराबर, और ये दोनों भिन्न आपस में बराबर है तो हर आपस में कट जाएगा और अंश आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये एक के बराबर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स की घात 3 और ये इससे गुणा होगा तो a गुणा में ए स्क्वायर गुणा में x और ये बन जाएगा b एक्स स्क्वायर। फिर आगे हल करते हैं इसको तो ये बन जाएगा प्लस में b ए की घात 2। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस में ये क्या बनेगा, c x की घात 3, फिर बनेगा माइनस में c ए स्क्वायर गुणा में x, फिर बनेगा प्लस में d एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस में d ए स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 1 के। x की घात 3 के पदों को अलग कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस सी गुणा में x की घात 3। अब एक्स स्क्वायर के पदों को ले लेते हैं तो ये बन जाएगा प्लस में b प्लस d और गुणा में एक्स स्क्वायर। अब x के पदों को अलग कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a गुणा में ए स्क्वायर माइनस में c गुणा में ए स्क्वायर गुणा में x के बराबर, और प्लस में अचर पदों को अलग कर लेते हैं तो ये बन जाएगा b गुणा में ए स्क्वायर माइनस में d गुणा में ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो x की घात के गुणांकों, x की घात 3 के घात के गुणांकों को बराबर इसमें बराबर कर देते हैं, तुलना करेंगे तो यहाँ से a प्लस सी का मान तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह देखो एक्स स्क्वायर का पद भी इधर 0 है तो ये b प्लस डी भी 0 के बराबर हो जाएगा। x का पद भी 0 है तो यहाँ से a गुणा में ए स्क्वायर माइनस में c गुणा में ए स्क्वायर ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो केवल अचर पद है अपने पास तो ये बन जाएगा b गुणा में ए स्क्वायर माइनस में d गुणा में ए स्क्वायर बराबर में 1। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से अपने पास इसको उपनिष लिया तो हमारे पास क्या बन गया, a माइनस में c, और देखो ये ए स्क्वायर भी कोई ना कोई धनात्मक राशि होगी, ऋणात्मक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए स्क्वायर हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग है।
अब इस धनात्मक राशि का जीरो में भाग दिया, जीरो बन गया, मतलब ये पूरा a माइनस सी बराबर जीरो बन गया। अब उसके बाद में देख सकते हैं हम लोग, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 2a बराबर में जीरो और ये c बराबर में भी जीरो, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकल के आता है, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं क्या कि a बराबर जीरो होगा और ये बराबर c के बराबर होगा, मतलब a और c का मान तो जीरो के बराबर मिल गया। केवल b और d से हमें मतलब है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इधर a स्क्वायर उभयनिष्ठ लिया तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस में d बराबर में 1 बटा में a स्क्वायर, ये बनेगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो कह सकते हैं समीकरण नंबर 3 प्लस 4 करने पर, ठीक है, समीकरण 3 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ से 2b का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटा में a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग b का मान भी निकाल लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2a स्क्वायर के। इसी तरह हम लोग किसका d का मान भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखो b बराबर माइनस डी आ जाएगा, मतलब d का मान माइनस b के बराबर है, तो d का मान किसके बराबर आ जाएगा, समीकरण 4 से ये माइनस में b के, मतलब माइनस में 1 बटा 2a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास केवल बी और डी का मान है, ए और सी का मान तो जीरो के बराबर हो गया, मतलब जो चर राशियों के पद लिए थे वो जीरो के बराबर हो गए, केवल अचर राशियों के पद बच गए। तो बी हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो अपने पास बहुपद था जो भिन्न थी वो किसके बराबर बन गई, ये अपने पास बराबर बन गई 1 बटा में 2a स्क्वायर, और इधर अपने पास किसके कौन सा पद था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पद था। तो इसको सही करेंगे और ये अपने पास बन जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखो इसका हम लोग कर देते हैं समाकलन, तो पूरा अपने पास जो आई था वो किसके बराबर बन जाएगा, 1 बटा 2a स्क्वायर को तो बाहर ले लेते हैं और अपने पास बन जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर गुणा में माइनस में ए स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन, माइनस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये बन गया। अब ये दोनों सूत्र मैंने लिख ही दिए थे, क्या बनेगा देखिए, आई बराबर ये बन जाएगा 1 बटा 2a स्क्वायर, तो इसी तरह रहने वाला है, और अंदर बनेगा ये इसका अपने पास समाकलन करेंगे तो 1 बटा में 2a गुणा में ln x माइनस a बटा में x प्लस a, और इस पूरे का मापांक बन जाएगा, माइनस में ये बनेगा 1 बटा में a और अंदर क्या बनेगा tan इनवर्स x बटा में a, tan इनवर्स x बटा में a। अब देखिए इसको थोड़ा और सरल कर ले सकते हैं हम लोग, a को इन दोनों में उभयनिष्ठ लेंगे तो ये क्या बनेगा, i बराबर में 1 बटा में 2a, 1 बटा में 2a की घात 3, 2a की घात 3, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 बटा 2 गुणा में ln, यहाँ पे देखो अचर पद लगाना भूल गया क्योंकि अनिश्चित समाकलन था, अचर पद तो लगाना पड़ेगा, x माइनस a बटा में x प्लस a, इस पूरे का मापांक, और माइनस में tan इनवर्स x बटा में a, और ये अपने पास प्लस एक अचर पद भी आ जाएगा। यही हमारा समाकलन का जो है मान हो गया और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।